प्यारे बच्चों, भारत में संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का हमने अध्ययन किया है। आज हम संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में जानेंगे। भारत अनेक विविधताओं वाला देश है। इन विविधताओं का आदर करते हुए साथ साथ रहना और संघवाद की भावना को बरकरार रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य था, पर लोकतांत्रिक राजनीति ने इस सामंजस्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण भारत में संघीय शासन व्यवस्था सफल रही है। आपको ध्यान है कि केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एक तीसरा सत्र भी है भारत में जिसमें स्थानीय सरकार शामिल है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए कुछ बातों के बारे में जानते हैं जिससे ये पता चलता है कि संघीय शासन व्यवस्था कैसे स्थापित हुई। इसके अंतर्गत सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के गठन या निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। भारत में आजादी से लेकर 2019 तक राज्यों की सीमाएं, उनके अक्षेत्र और उनके नाम बदलते रहे हैं। आइए इन बदलावों को समझते हैं। देखिए बच्चों, दो मैप्स के माध्यम से हम भाषाई आधार पर बनने वाले राज्यों को समझते हैं। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। इसके बाद 1960 में बच्चों बंबई प्रांत मराठी और गुजराती भाषाओं के आधार पर दो अलग अलग राज्य बने। 1960 में याद रखना है, बंबई प्रांत था जो गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों में विभाजित हुआ। इसी तरह 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नया राज्य बना। जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। हमने देखा कि राज्यों के नाम, उनके अक्षेत्र और सीमाएं समय के साथ साथ बदलती रही हैं। आजादी के बाद भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करने की बात उठी, परंतु कई राष्ट्रीय नेताओं को यह डर था कि इससे राष्ट्र टूट जाएगा और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है बच्चों, जिसके चलते समय समय पर भाषा, संस्कृति और भूगोल और जातीयताओं की विभिन्नताओं के आधार पर राज्यों का गठन होता रहा। देखिए बच्चों, ये राज्य हैं और उनके गठन वर्ष दिए हुए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना। इन राज्यों की लिस्ट दी हुई है, आप इन्हें देखिए। संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है, इसमें हमने भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों का गठन देखा। इसी के अंतर्गत अब भाषा नीति को समझते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1300 से ज्यादा भाषाएं हैं जिन्हें मातृभाषा कह सकते हैं। मिलती जुलती भाषाओं का एक समूह बना भी दें तो भारत में लगभग 121 भाषाएं हैं, जो कि संख्या में ज्यादा है बच्चों। और भाषाई विविधता हम बार बार पढ़ रहे हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है। इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। इन 22 भाषाओं को बोलने वाले देश में लगभग 97% लोग हैं। जो भाषाएं संविधान में दर्ज नहीं हैं, उन्हें गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। भाषाई विविधता और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय नेताओं ने भाषा को लेकर हमेशा लचीला रुख अपनाया। भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा का अर्थ है बच्चों जो किसी राज्य या देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया और इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 44% भारतीयों की भाषा
मातृभाषा हिंदी है। ये 8वीं अनुसूची में दी हुई अनुसूचित भाषाएं हैं बच्चों। और ये देखिए आप कि हिंदी को बोलने वाले लगभग 44% लोग हैं और दूसरे नंबर पर बांग्ला भाषा है जो सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। भारतीय राजनेताओं ने भाषा नीति में लचीला रुख अपनाया और हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा संरक्षण भी दिया, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार इन भाषाओं में से कोई भी एक भाषा विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। इसके अलावा राज्यों को अपनी राजभाषाएं चुनने की आजादी है। राजभाषा का अर्थ मैंने बताया बच्चों कि जिसमें राजकीय कार्य किए जाते हैं, तो प्रत्येक राज्य अपनी राजभाषा चुन सकता है। जैसे अगर पंजाब का उदाहरण लें तो वहां की राजभाषा पंजाबी है। संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 के बाद बंद हो जाना चाहिए था, परंतु अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग के कारण इसका प्रयोग राजकीय कार्यों में जारी रखा गया। इस कदम से अंग्रेजी भाषी लोगों को काफी लाभ पहुंचा। भारत सरकार ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी किसी भी राज्य पर हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोपी नहीं है। और इन्हीं सभी नीतियों के कारण भारत में श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं हुए, जहां तमिल भाषा को दरकिनार करके केवल सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और देश को गृह युद्ध झेलना पड़ा। संघीय शासन व्यवस्था का एक और पहलू है केंद्र राज्यों के संबंध। आइए इन संबंधों को समझते हैं। 1990 से पहले केंद्र और राज्यों में लगभग एक ही पार्टी का वर्चस्व शासन रहा, जिसके चलते ऐसा माना गया कि राज्य सरकारें अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाई और केंद्र ने राज्यों के हितों की अनदेखी की, जिसके चलते सत्ता की साझेदारी का लोकतांत्रिक स्वरूप कायम नहीं रह सका, जो कि संघवाद की भावना के खिलाफ भी था। लेकिन 1990 के बाद अनेक राज्यों में अक्षत्रिय दलों का उदय हुआ और यही वह दौर था जब केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। इस गठबंधन से सत्ता में साझेदारी होने लगी और राज्यों को भी स्वायत्तता अथवा स्वतंत्रता मिली, जिससे संघवाद को मजबूती मिली। संघीय शासन व्यवस्था में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और केंद्र व राज्यों के संबंध हमने आज पढ़े हैं। आगे हम भारत में विकेंद्रीयकरण अर्थात शक्तियों का विभाजन पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।